स्टार्ट विद द जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब हमारे पास वी हैव टॉक्ड अबाउट कब से कब तक एग्जैक्टली ज़रा आप देखो कि 1958 से लेके 1969 तक जनरल अयूब खान का टाइम रहा, फिर 1969 से लेके 1971 तक जनरल याया खान थर्ड प्रेसिडेंट आपके पास बनते हैं। फिर उसके बाद 1971 के अंदर आपके पास अब जनरल याया खान रिज़ाइन कर देते हैं और आपके पास जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो आपके पास द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास 4 मार्क का क्वेश्चन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर आ सकता है कि व्हाट हु वाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही केम इनटू पावर इन 1971 एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पहले वो क्या बने? प्रेसिडेंट बने। रिमेंबर दिस थिंग, 1971 से लेके 1973 तक वो क्या रहे? प्रेसिडेंट रहे। फिर 1973 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया एंड देयरफॉर ही बिकेम 1973 के अंदर प्राइम मिनिस्टर, और ये प्राइम मिनिस्टर रहे 1973 से लेके 1977 तक। और 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने अगेन क्या चीज़ कर दी? उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया एंड अगेन मिलिट्री को लग गया। नाउ से दिस थिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड। नाउ he was the ninth prime minister of Pakistan. Also he was also the foreign minister under जनरल अयूब खान के टाइम के ऊपर he was the foreign minister। ठीक है, ओके। नाउ से अब इन 1967 ही फाउंडेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 1967 में उन्होंने बनाई, उन्होंने कैंपेन लॉन्च की अगेंस्ट द जनरल अयूब खान की गवर्नमेंट। आपको याद होगा कि जनरल अयूब खान की गवर्नमेंट के लास्ट के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम द स्वेयर आपके पास एनिमी ऑफ जनरल अयूब खान इन पॉलिटिक्स। नाउ से दिस थिंग, अब हुआ क्या? Therefore, which contributed to General Ayub Khan's resignation, जनरल अयूब खान ने रिजाइन कर दिया इन 1969। वालेकुम अस्सलाम आगा। और अब आपके पास 1970 में इलेक्शंस होते हैं जिसके अंदर उन्होंने 88 सीट्स ली थी। कहां से? आपके पास वेस्ट पाकिस्तान से। सो देयरफॉर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एग्जैक्टली आपके पास थे क्या। अब हमने सबसे पहले 4 मार्क का क्वेश्चन किया, हु वाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसके अंदर से कोई से भी 4 पॉइंट्स आप लिख लो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन थे। नाउ 7 मार्क का क्वेश्चन कि रीजंस के जुल्फ़िकार अली भुट्टो व्हाई ही केम इनटू पावर इन 1971। सबसे पहले आपके पास जनरल याया खान ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। जब व्हेन ही केम इनटू पावर इन 1971 ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल याया खान। व्हाट अबाउट द ऑपरेशन? हम एग्जैक्टली अभी इसकी बात करेंगे, अभी हम आगे आगे आने वाली बात करेंगे, लेकिन अगेन द रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास जो ऑपरेशन, जब हमने बात ओवरऑल सी दिस थिंग कि जनरल याया खान ने आपके पास सिंपल जो रिजाइन किया। देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास 4 मार्क का क्वेश्चन, एक होता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एक होते हैं जो हिस्ट्री के साथ लिंक्ड हैं, लेकिन अगेन आपके पास ओ लेवल्स की हिस्ट्री, जो आपके पास आईजीसीएसई ओ लेवल्स के सिलेबस की हिस्ट्री है, उसके साथ आपके पास लिंक नहीं है। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिर्फ वो चीज़ें जो हमारे पास या तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है या फिर एग्जैक्टली क्वेश्चंस जो आ चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू कवर दैट थिंग। अगर हम उसके ऊपर जाएंगे कि अगेन ओवरऑल हिस्ट्री क्या है, तो एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। ओके, सो जरा देखो कि द फर्स्ट रीजन कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एग्जैक्टली पावर में क्यों आए 1971 के अंदर। फर्स्ट कि आपके पास जो जनरल याया खान का जो रूल था वो आपके पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का था। ही वाज ब्लेम्ड कि उन्होंने 1971 की जो वॉर इंडिया के साथ हुई है वो हारे हैं। देयरफॉर एग्जैक्टली क्या चीज़ थी? जनरल याया खान के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा पब्लिक एंगर था। देयरफॉर व्हाट हैपेंड, अब पब्लिक एंगर फोर्स्ड हिम टू रिजाइन इन 1971। जनरल याया खान ने जैसे ही रिजाइन किया, देयरफॉर अब आपके पास एक वैक्यूम था कि आपके पास वो गैप फिल इन करें कौन? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। एंड देयरफॉर ऐसा ही हुआ, एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इन द कंट्री एट दैट टाइम वाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो, एंड ही टुक दिस चांस एंड ही बिकेम द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नाउ इसके बाद आपके पास क्या चीज़ हुई? मिलिट्री डिफीट भी आपके पास एक रीज़न थी कि वो एग्जैक्टली क्यों आए आपके पास 1971 के अंदर पावर के अंदर, कि इट इज़ कंसिडर, ऑफ कोर्स कंसिडर तो किया जाता है कि अगेन आपके पास जो पाकिस्तान आर्मी थी उनको सरेंडर करना पड़ा। क्यों? बिकॉज आपके पास मुक्तबीनी वगैरह और या फिर इंडिया की आपके पास पॉलिसीज़, या फिर एग्जैक्टली जो बंगालीज थे उन्होंने आपके पास पार्ट लिया, या फिर इंडिया ने अटैक किया। सो अगेन देयरफॉर क्या चीज़ थी? मिलिट्री को डिफीट तो हुई। सो एग्जैक्टली आपके पास क्या चीज़ थी? अनदर रीजन वाज कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो राइज टू पावर वाज मिलिट्री डिफीट इन 1971 वॉर विद इंडिया। द आर्मी फेस्ड अ शॉकिंग एंड ह्यूमिलेटिंग लॉस व्हिच लेड टू द सेपरेशन ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान एंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। देयरफॉर मिलिट्री जो थी वो लो एप पे थी। मिलिट्री का जो आपके पास जो टॉप मिलिट्री जनरल्स थे उनका जो स्टांस था या फिर उनकी जो मोटिवेशन थी वो आपके पास बहुत ज़्यादा क्या थी? कम थी। नाउ देयरफॉर जो सेकंड रीजन बनी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पावर में आने की, वो आपके पास क्या थी? दैट वाज द मिलिट्री डिफीट इन 1971। ठीक है, तो 1971 की वॉर के अंदर मिलिट्री डिफीट बिकेम
अ चांस फॉर द जुल्फिकार अली भुट्टो कि आपके पास सिविलियन लीडर, अब पब्लिक किसको ढूंढ रही थी, इंस्टेड ऑफ आर्मी लीडर वो सिविलियन लीडर को ढूंढ रहे थे, एंड देयरफॉर जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या चीज़ की, जुल्फिकार अली भुट्टो टुक दिस चांस एंड ही केम इनटू पावर. ऑलराइट, टेल मी एवरीवन इफ यू गॉट अबाउट दिस थिंग. Give me a second, everyone. Okay, all right, everyone. Okay, now say this thing. Now the fourth reason आपके पास क्या थी? That was the electoral victory in the West Pakistan. अब हुआ ये कि आपको याद होगा 1970 के इलेक्शंस के अंदर दो मेन पॉपुलर लीडर्स थे. कौन कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में थे जिनकी अवामी लीग थी. नाउ से दिस थिंग. अब आपके पास क्या चीज़ है? देयर वर मेन टू पार्टीज एट दैट टाइम, एक ईस्ट पाकिस्तान में, एक वेस्ट पाकिस्तान में. अब ईस्ट पाकिस्तान तो हमसे अलग हो गया 1971 के अंदर. सो देयरफॉर जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें सबसे पॉपुलर लीडर, जो आज का पाकिस्तान है वहां पे सबसे पॉपुलर लीडर एट दैट टाइम कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो. 88 सीट्स उन्होंने यहाँ से ली थी. सो देयरफॉर नॉट ओनली दिस, बल्कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी कैंपेन के अंदर ये तीन चीज़ें की. आपके पास ही मेड द प्रॉमिस ऑफ द रोटी, कपड़ा एंड मकान, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, जो आज तक आपके पास क्या चीज़ है, कैंपेन है किसकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की. सो नाउ से दिस थिंग, ही वॉन द क्लियर मेजर विक्ट्री. देयरफॉर जब प्रेसिडेंट याया खान ने रिजाइन किया, आपके पास द पावर वाज ट्रांसफर्ड टू जुल्फिकार अली भुट्टो, जो आपके पास लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे एट दैट टाइम. सो दिस वाज द फोर्थ रीजन, आपके पास थर्ड रीजन व्हाई ही केम इनटू पावर इन 1971. नाउ फोर्थ रीजन आपके पास क्या थी? Bhutto's consolidation of the power. Zulfikar Ali Bhutto was able to rise to power by taking the control of military and consolidating his authority. अब हुआ क्या, जरा आप देखो. सबसे पहले आर्मी की जो वीक साइड थी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले इसका फ़ायदा उठाया, लो मोरल ऑफ आर्मी का फ़ायदा उठाया. और उन्होंने क्या चीज़ की? जो सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स थे, जिनका ये लगता था कि जुल्फिकार अली भुट्टो को ये लगता था कि ये अपोज करेंगे या मार्शल लॉ लगा सकते हैं, उन्होंने उनको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया. जैसे कि जनरल गुल हसन एंड एयर मार्शल राहिम खान, उनको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया. व्हेन ही रिमूव दोस पीपल, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? हुआ ये कि ही रिप्लेस देम विद हिज ओन लॉयल लीडर्स, जैसे कि जनरल टिक्का खान एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, ताकि वो मार्शल लॉ लगा ही ना सकें. देयरफॉर व्हाट हैपेंड? Not only this, but also he established the Federal Security Force, एक सीक्रेट पुलिस फोर्स बनाई ताकि उनका जो कंट्रोल है वो आर्मी ना कंट्रोल करे, बल्कि जो सिक्योरिटी वाली सारी चीज़ें हैं वो आपके पास उनकी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स सिविलियन एक फोर्स बनाई. ये फेडरल सिक्योरिटी फोर्स एग्जैक्टली उनके सारे मैटर्स को टेक ओवर करे. नाउ से दिस थिंग, अब हुआ क्या? अब हमने बात करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट द पॉलिसीज ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो. उनके सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या थे? कि अगेन द फर्स्ट रिफॉर्म वाज कि अगेन वो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए जो आज तक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया 1956 के अंदर, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1962 के अंदर, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आया 1973 के अंदर. अब ये जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए वो जुल्फिकार अली भुट्टो लेकर आए. 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर दिया था किसने? जनरल याया खान ने. 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया था सिकंदर मिर्जा ने खुद 1958 के अंदर. नाउ से दिस थिंग, अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है और फॉर्चुनेटली वो अभी तक चल रहा है. ठीक है. नाउ ही इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिस्टोर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दोबारा से रिस्टोर करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया. इस सिस्टम के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके पास रियल पावर होगी. पहले था प्रेसिडेंट के पास, अब होगी प्राइम मिनिस्टर के पास, और वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे और उन्हीं के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी. जबकि प्रेसिडेंट का जो रोल होगा वो सिर्फ सेरेमोनियल होगा, सिर्फ सेरेमनीज के अंदर आ सकते हैं.
नाउ से दिस चेंज वाज मेंट टू स्टॉप द अब्यूज ऑफ पावर। जो आपके पास प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स हुआ करती थी और प्रेसिडेंट किसी को भी रिमूव कर सकता था, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा सकता था, अगेन वो सारी पावर्स खत्म कर दी गई 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में और पावर्स दे दी गई प्राइम मिनिस्टर को, और प्रेसिडेंट का जो आपके पास जो मेन पावर्स थी उनको रिड्यूस कर दिया गया। नाउ बाई कैमरल सिस्टम स्टार्ट किया गया, पहले यूनिकैमरल था दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में बाई कैमरल किया गया, एक सेनेट और एक नेशनल असेंबली। सो अगेन नेशनल असेंबली आपके पास जो 5 ईयर्स तक रहेगी, सेनेट जो 4 ईयर्स आपके पास, नाउ सिंह 4 प्रोविंसेस एग्जैक्टली होगी, दोनों आपके पास कब तक रहेंगी, 5 ईयर्स तक। नाउ अब आपके पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी चारों प्रोविंसेस में से, ताकि सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ इट आल्सो डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान and also established the independent judiciary to enforce the fundamental human rights and the strong commitment to the Islamic principles. It reconfirmed कि उर्दू को एक national language बनाया गया. So therefore this was the 1973 का constitution. इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन सेपरेट आ सकता है, लेकिन इस पॉइंट को आपने ऐसे भी याद करना है कि इट वाज द डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो. नाउ अब इसकी इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली हम देख लेते हैं और इसका नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं कि अगेन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि आफ्टर ये आपके पास बहुत सारी जो आर्मी की तरफ से आपके पास पहले 11 ईयर्स पे 2 ईयर्स ऑलमोस्ट 13 ईयर्स का जो आर्मी का रूल था वो ऑलमोस्ट खत्म हुआ. अब जब ये 13 ईयर्स का रूल ये आपके पास खत्म हुआ है, उसके बाद अब आप जरा देखो 13 ईयर्स के रूल के खत्म होने के बाद अब इसको डेमोक्रेसी की तरफ वापस जाना था. सो देयरफॉर दिस हैड टू हैपन. 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ने वापस इसको डेमोक्रेसी की तरफ लेकर गया. लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट था, जरा आप देखो नेगेटिव पॉइंट क्या था कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन was the concentration of the power in the office of the prime minister. पहले प्रेसिडेंट के पास थी, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास आ गई. तो फायदा क्या हुआ? हमें तो पावर्स ऐसी चाहिए जो डिवाइडेड हो. प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, गवर्नर जनरल्स के पास, मिनिस्टर्स के पास डिवाइडेड पावर्स हो. सो देयरफॉर अब हुआ क्या? दिस मेड द गवर्नमेंट वल्नरेबल टू द इंस्टेबिलिटी एंड हाईली डिपेंडेंट ऑन वन इंडिविजुअल. जो आपके पास सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं. Therefore, the most significant weakness of the constitution was inability to prevent the military intervention. Now, sir, in Senate, all the provinces have the equal powers because of which minority provinces got value as well as whereas the National Assembly seats based on the population. Exactly. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल exactly. That's correct. That's correct. Now, despite the strong clause against the subverting in the act of high treason, the constitution failed to stop General Ziaul Haq coup in 1977. अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स हैं, तो देयरफॉर आपके पास कौन इसको रोक नहीं सकता. आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिलिट्री कू को नहीं रोक सकते थे. देयरफॉर व्हाट हैपेंड कि 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने इसी बात का फ़ायदा उठाया. उन्होंने मिलिट्री कू लगा दिया, या फिर जिसको मार्शल लॉ भी कहते हैं, 1977. देयरफॉर जनरल ज़ियाउल हक केम इनटू पावर इन 1977 और अगेन 1977 से लेके 1988 तक जनरल ज़ियाउल हक का रूल रहा. नाउ से दिस थिंग, ये नेगेटिव पॉइंट था आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से लेकर आए जुल्फिकार अली भुट्टो? ही इंट्रोड्यूस, ताकि अगेन पुअर फार्मर्स जो थे उनको हेल्प की जा सके. अब आपको याद होगा अयूब खान के टाइम के ऊपर आपके पास 500 एकर्स इरिगेटेड थी और 1000 एकर्स अनइरिगेटेड थी, जिसको डिवाइड करना था. नाउ से दिस थिंग, जो लिमिट की गई थी. लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे और ज्यादा इसको और हाफ कर दिया गया. इसको 250 एकर्स मैक्सिमम रख सकते हैं एक फार्मर, मैक्सिमम 250 एकर्स इरिगेटेड रख सकता है, 500 एकर्स आपकी अनइरिगेटेड रख सकता है. देन एनी लैंड आपके पास इससे ज्यादा लिमिट जो होगी वो आपके पास क्या चीज हो जाएगी? इट विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, और पुअर लैंड जो आपके पास लैंडलेस जो आप फार्मर्स हैं उनको फ्री में दे दी जाएगी. नाउ दिस एम्पावर्ड द स्मॉल फार्मर्स एंड मेड द एग्रीकल्चर मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव. Therefore, जुल्फिकार अली भुट्टो also gained the political support through this thing कि अगेन उन्होंने गरीबों को क्या की, ये लैंड्स आपके पास डिस्ट्रीब्यूट की और पावरफुल लैंडलॉर्ड्स को ब्रेक किया. Therefore, remember this thing कि आपके पास ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है कि अगेन मैनी क्या चीज हुई हमारे पास यहाँ पे, आपके पास क्या चीज हुई कि मैनी ऑफ द फार्मर्स उन्होंने क्या चीज की, मैनी सिंपली ट्रांसफर्ड की लीज उनसे वापस ले ली. देयरफॉर एज अ रिजल्ट इसका नेगेटिव पॉइंट क्या था कि ये जो आपके पास जितने भी रिफॉर्म्स थे दे ऑल रिमेन्ड ऑन द पेपर. ठीक है, देयरफॉर क्या चीज है, दे रिमेन्ड ऑन द पेपर. और इसको एग्जैक्टली क्या चीज थी, वॉइस गॉन, वेट लेट मी जस्ट क्विकली फिक्स दैट. हेलो, am I audible everyone? सो मोस्ट ऑफ दीज रिफॉर्म्स आपके पास कहां पे रहे, दे रिमेन्ड ऑन द आपके पास पेपर के ऊपर है. ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग,
अब आपके पास हुआ क्या, देन आपके पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एग्रीकल्चर टेनेंट्स के लिए स्टार्ट किया, और वो एग्जैक्टली क्या चीज़ थी, आपके पास ज़्यादा राइट्स दिए गए, किसको, आपके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आपके पास दिए गए कि जो टेनेंट्स के राइट्स हैं, जो आपके पास किराएदारों के राइट्स हैं, या फिर जो फॉर्मर्स टेनेंट्स हैं, उनको एग्जैक्टली ज़्यादा आपके पास क्या दिए जाए, राइट्स दिए जाएँ। नाउ से दिस थिंग दे, अब आपके पास क्या चीज़ थी कि आपके पास दे कुड नॉट बी रिमूव बिफोर द टाइम एंड विदाउट एनी गुड रीजन। मोर ओवर जो लैंड ओनर्स थे वो आपके पास लैंड सेल नहीं कर सकते थे टू द थर्ड पार्टी जब तक वो फार्मर्स टेनेंट से ना पूछ लें कि एग्जैक्टली हम ये लैंड सेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो एडिशनली व्हाट हैपेंड, ही गेव द टेनेंट्स द फर्स्ट राइट टू बाय द लैंड दे वर कल्टिवेटिंग, दिस एनकरेज देम टू इम्प्रूव एंड इन्वेस्ट इन द लैंड। अब उनके पास क्या था, ज़्यादा चांस था कि आपके पास एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो आपके पास और ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट था, लेकिन नेगेटिव पॉइंट इसका क्या था, ये आपके पास ज़्यादातर ये वाले भी आपके पास जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर थी, ये भी आपके पास फेलियर में रही। क्यों, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या था कि जो पावरफुल लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया और नए लॉज बना लिए या फिर लूप होल्स निकाल लिए इसके अंदर से। देयरफॉर मैनी सिंपली इविक्टेड टेनेंट्स जो थे बिफोर द स्कीम वाज पुट इनटू प्लेस, अदर ऑफिशियल जो थे उन्होंने ब्राइब किया और अगेन वो अपनी लैंड को क्या करवा देते थे, वो आपके पास रजिस्टर करवा लेते थे पहले कि ये हमारी तो पहले थी नहीं। सो अगेन क्या चीज़ होती थी, आपके पास ब्राइबरी एंड दीज, देयरफॉर ड्यू टू द ब्राइबरी आपके पास क्या चीज़ हुई, दीज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑल्सो रिमेन किस चीज़ के ऊपर, ऑन द पेपर। नाउ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आपके पास क्या थे, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंट्रोड्यूस हिज इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इन 1972 बाय इंप्लीमेंटिंग अ पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। Under this policy, government took control of the 70 major industrial units, including steel, cement, आपके पास chemical factories, प्राइवेट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी आपके पास क्या कर दी गई, नेशनलाइज कर दी गई। आप सबको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, नेशनलाइजेशन क्या होती है। नेशनलाइजेशन होती है जब गवर्नमेंट अपने अंडर सारी इंडस्ट्रीज रख ले, दैट इज नेशनलाइजेशन। किसी प्राइवेट पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को, किसी बिजनेस ओनर को अपनी आपके पास जो फैक्ट्रीज है वो सेल कर दे, दैट इज द प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेट पर्सन जो है वो इंडस्ट्री को ज्यादा अच्छा रन करता है एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, आपके पास क्या चीज की गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो प्राइवेटाइजेशन है उसको खत्म करके नेशनलाइजेशन कर दिया। अब नेशनलाइजेशन से हुआ क्या कि इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं वो तो खुश हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को कम काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को आपके पास सैलरी ज्यादा मिलेंगी। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के अंदर तो ये नहीं होता। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड कि उनकी जॉब सिक्योरिटी होगी, बेटर कंडीशंस होगी, बोनसेस मिले, ओल्ड एज पेंशंस मिली। सो अगेन वर्कर्स के लिए तो अच्छी बात थी, लेकिन नेगेटिव ड्रॉबैक किस चीज़ के लिए था, नेगेटिव ड्रॉबैक था कि अगेन आपके पास ब्यूरोक्रेटिक या फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने आपके पास इन इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया। एंड अगेन ड्यू टू दिस नेशनलाइजेशन पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज आज तक सफ़र कर रही हैं, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, यही हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है इसका। नाउ अब इंडस्ट्रीज रिफॉर्म लेकर आए, जैसे आपके पास गवर्नमेंट यूज द प्रॉफिट्स फ्रॉम द नेशनलाइज्ड कंपनीज टू इंप्रूव द पब्लिक सर्विसेज, जैसे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाए गए। और अगेन क्या चीज़ है, इसी इंडस्ट्रीज ने जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस और बोनसेस वगैरह को क्या किया, आपके पास इंक्रीज किया। अच्छा, ऑल्सो कि दीज रिफॉर्म्स इफेक्टिवली कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑल्सो विच ड्रॉप फ्रॉम 25% से 6%। देयरफॉर जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को उस टाइम के ऊपर तो स्टेबलाइज किया, लेकिन अगेन बाद में आने वाले टाइम के अंदर इट वॉज नॉट द गुड डिसीजन टू नेशनलाइज द इंडस्ट्रीज। और इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि आपके पास क्या चीज़ हुई, ड्यू टू द लैक ऑफ द पुअर, आपके पास ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपर्टीज, आपके पास जो ब्यूरोक्रेटिक लोग थे या फिर गवर्नमेंट के जो लोग थे, उनकी वजह से जो नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज थी वो इनएफिशिएंट हो गई। सो देयरफॉर जो इंडस्ट्रीज थी दे गॉट द करप्ट लीडरशिप एंड देयरफॉर इंडस्ट्रीज वेंट इनटू द डिक्लाइन। नाउ अब आपके पास ये थे, आपके पास पहला था कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, दूसरा था आपके पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, थर्ड हमारे पास है सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स में एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या थे, जरा आप देखो। एजुकेशनल रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए क्या चीज़ की, उन्होंने एजुकेशन दी। एजुकेशन के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस बनाए। अब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एग्जैक्टली क्या चीज़ की है कि सबसे पहले जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो फ्री कर दी गई, सारे प्राइवेट स्कूल्स को नेशनलाइज कर दिया गया, नए स्कूल्स बनाए गए, आपके पास न्यू करिकुलम डिज़ाइन किया गया। फिर उसके बाद आपके पास द नेक्स्ट थिंग वाज कि एजुकेशन ज़्यादा एक्सेसिबल की गई पुअर फैमिलीज़ के लिए। गवर्नमेंट जो आपके पास न्यू स्कूल्स नहीं बना सकती थी क्विकली इनफ फॉर टू हायर, और आपके पास और हायर इनफ टीचर्स विच लेड टू द सवेयर ओवर क्राउडिंग इन द एग्जिस्टिंग स्कूल। अब हुआ क्या, जरा देखो। हुआ ये कि ये सारे स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस और आपके पास यूनिवर्सिटीज़ जो बनाई उन्होंने एट दैट टाइम, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या फिर कायद आज़म यूनिवर्सिटी वाज मेड एट द टाइम ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब हुआ क्या, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर ये दो यूनिवर्सिटीज़ ओपन की।
दैट वाज द एजुकेशनल रिफॉर्म ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो. द नेक्स्ट थिंग वाज कि अगेन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या था कि अगेन जो न्यू स्कूल्स के अंदर आप टीचर्स नहीं है ज़्यादा हायर कर सकते थे, ओवर क्राउडिंग हो गई स्कूल के अंदर, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स जो थे वो आपके पास डिक्लाइन हो गए. सो देयरफॉर क्या चीज़ हुई, रिमेंबर दिस थिंग, ऑल ऑफ द आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग, आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग व्हाट हैपेंड कि सिर्फ 1% लिटरेसी रेट फाइव ईयर्स के अंदर बढ़ सका. सो देयरफॉर जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे मोस्टली आपके पास क्या रहे, नेगेटिव रहे. लेकिन पॉजिटिव में अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो, उसके उनकी सक्सेस बताना चाहते हो एग्जैक्टली एग्जामिनर को कि इट वाज द सक्सेस, तो आप सिर्फ ये कह दो कि एटलीस्ट जुल्फिकार अली भुट्टो ने ट्राई किया कि एजुकेशन को क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें. नाउ से दिस थिंग, ये आपके पास थी एजुकेशनल रिफॉर्म्स. देन आपके पास है हेल्थ रिफॉर्म्स. अब हेल्थ रिफॉर्म्स में ये बहुत गौर से सुनना प्लीज, ये बात समझ नहीं आती. उन्होंने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की. अब ये स्कीम एग्जैक्टली थी क्या, उन्होंने किया क्या, उन्होंने RHC बनाए. ठीक है, पहले क्या RHC है, ठीक है, फिर BHU है. नाउ से दिस थिंग, रूरल हेल्थ सेंटर्स और बेसिक हेल्थ यूनिट्स. ठीक है, RHCs और BHUs. ठीक है, अब नाउ से दिस थिंग अक्रॉस द कंट्री. अब हुआ क्या, एक रूरल हेल्थ आपके पास सेंटर जो होगा, 1 RHC जो आपके पास होगा, वो 60,000 लोगों के लिए इनफ होगा. उन्होंने ये देखा. ठीक है, और एक BHU जो होगा वो 20,000 लोगों के लिए इनफ होगा. अब उन्होंने इस चीज को एड्रेस करने के लिए क्या चीज की है, न्यू ट्रेनिंग कॉलेजेस बनाए. डॉक्टर्स, नर्सेज, आपके पास क्या चीज फॉर द डॉक्टर्स एंड नर्सेज, आपके पास न्यू कॉलेजेस वर सेटअप. न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर्स दे वर रिक्वायर्ड कि वो सबसे पहले रूरल एरियाज, गांव वाली साइड के ऊपर जाके सर्व करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास कहां पे आएंगे, शहर वाली साइड पे आएंगे, क्योंकि शहर में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, गांव के अंदर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है. सो देयरफॉर इन्होंने क्या चीज़, इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स आपके पास पास आउट होंगे आफ्टर 5 ईयर्स एग्जैक्टली, सबसे पहले वो क्या करेंगे, आपके पास वो आकर सबसे पहले रूरल एरियाज़ के अंदर सर्व करेंगे, गांव वाले एरियाज़ के अंदर सर्व करेंगे, फिर शहरों वाले एरियाज़ के अंदर आएंगे. ठीक है, फॉर एवरी अदर RHCs was made 1 to 60K. यस, हाँ एग्जैक्टली, यस जैनब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. ओके, नाउ से दिस थिंग, अब मेडिसिन जो थी, अब पहले एग्जैक्टली क्या होता था, अब भी अब आपके पास अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स सी कोई मेडिसिन लेने जाते हो तो वो कंपनी के नेम के अंडर होती है. जैसे पेनाडोल है, जैसे आपके पास डिस्प्रीन है, जैसे आपके पास ब्रोफिन है. सो अगेन ये कंपनी का नेम है, उस कंपनी के नेम के अंडर ना आपके पास फॉर्मूला नेम लिखा होता है. जैसे आपके पास IP ब्रोफिन आपके पास लिखा होता है किस चीज़ का, ये फॉर्मूला नेम है किस चीज़ का, आपके पास मेडिसिन का. जैसे आपके पास एस्पिरिन आपके पास क्या चीज़ है, ये फॉर्मूला नेम है. ठीक है, अब इसी के ऊपर एग्जैक्टली क्या चीज़ होंगी, डिफरेंट कंपनी नेम्स होते थे. तो कंपनी नेम्स के अकॉर्डिंगली अब भी कंपनी नेम्स के अकॉर्डिंगली है. लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि कंपनी नेम्स के अंडर कोई भी चीज़ नहीं सेल होगी. आपके पास हेल्थ रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने मेडिसिन को क्या कह दिया कि वो आपके पास किसके नेम्स के अंडर सेंड होंगी, आपके पास दे विल बी, आपके पास दे विल बी सबसे पहले डॉक्टर्स असाइन करेंगे कि ये वाली मेडिसिन आपके पास रिकमेंड करेंगे कि ये मेडिसिन आप ले सकते हो, और वो मेडिसिन जो होंगी वो सेल नहीं कर सकते केमिस्ट, किस चीज के ऊपर, अंडर द कंपनी नेम, उनको फॉर्मूला नेम के ऊपर सेल करना पड़ेगा. नाउ अब आपके पास क्या चीज़ थी, ताकि आपके पास ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं मेडिसिन की, इनको ब्रेक किया जा सके. सो देयरफॉर मेडिसिन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई और उन्होंने ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर आपके पास बैन लगा दिया. नाउ से दिस थिंग, what happened further, the government allowed the people to purchase the medicine without the prescription. This policy made the medicine cheaper and more accessible to the public. लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि अगेन आपके पास ये रिफॉर्म्स अगेन बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स के अंदर आए. कैसे कि लोगों ने अगेन ब्राइबरी और आपके पास इन चीज़ों को यूज़ किया, डॉक्टर्स और नर्सेज की शॉर्टेज हो गई. देयरफॉर अगेन क्या चीज़ है, जो हेल्थ रिफॉर्म्स है अगेन दे रिमेन ऑन द पेपर. सो देयरफॉर लैक ऑफ प्रॉफिट्स आपके पास हुए, ड्रग कंपनीज ने अपने आपके पास क्या चीज़ कर दी, कंपनीज बंद कर दी. सो देयरफॉर क्या चीज़ है, दिस वॉज ऑल्सो द नेगेटिव पॉइंट एंड ऑल्सो द पॉजिटिव पॉइंट. आप पॉजिटिव पॉइंट के साथ पॉजिटिव लिंकेज के साथ लिखना चाहते हो तो सक्सेस बन जाएगी, नेगेटिव के साथ लिखोगे तो आपके पास फेलियर बन जाएगा. देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे कि उन्होंने सिविल सर्विस को और ज़्यादा मॉडर्नाइज और ज़्यादा उन्होंने क्या किया, एफिशिएंट किया. ठीक है, now he believed that the civil service of Pakistan was corrupt and inefficient. To fix this, he reorganized the civil service into the smaller number of levels and unified the pay scale. He also changed the rules to allow the people कि वो civil service join करें at any level. और again जो एग्जाम था, सिविल सर्विस का एग्जाम था, उसको सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कर दिया. ठीक है, ताकि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर लोग आए, वो आपके पास क्या हो, वो आपके पास एफिशिएंट हो, वो आपके पास क्या चीज़ हो, एक्सपीरियंस्ड हो. देयरफॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आए कौन, जुल्फिकार अली भुट्टो. एंड इट वाज इंडीड, इट वाज आपके पास क्या चीज़ थी, इट वाज द सक्सेस. Therefore, remember this thing, this was the administrative reform. Then आपके पास reforms and the control of the armed forces. अब आर्म फोर्सेस क्या चीज़ थी,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑल्सो कंसर्न अबाउट द मिलिट्री पावर, और उन्होंने इसको कम करने के लिए क्या चीज़ की थी, हमने ये बात ऊपर भी पढ़ी है कि उन्होंने जो ये देखा कि जो जनरल्स उनकी पावर को टेक ओवर कर सकते हैं उनको रिमूव कर दिया और अपने आर्मी चीफ्स लगाए, जैसे कि जनरल टिक्का खान को अपॉइंट कर दिया कि अपने आर्मी चीफ लगाएंगे तो ऑफकोर्स वो मिलिट्री को नहीं करेंगे. So therefore, Bhutto successfully reduced the army influence and gained more secure position to run the country. However, these reforms were met with the significant opposition from both within and outside the military, और जिसकी वजह से लास्ट के ऊपर उनको क्या चीज़ हुई, उनको जनरल ज़ियाउल हक ने उनको टेक ओवर कर लिया in 1977. Now, Federal Security Force was another reform by the Zulfikar Ali Bhutto. What happened? He created the Federal Security Force as the paramilitary force in 1972. 4 मार्क का क्वेश्चन फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर है. नाउ टू हेल्प द पुलिस इन लॉ एंड ऑर्डर, अब एक फोर्स बनाई सेपरेट जो आपके पास प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को देखेगी, पूरी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को देखेगी. अभी जो देखती है वो आर्मी देखती है, ठीक है. लेकिन अगेन आपके पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि नहीं, मुझे आर्मी की जरूरत नहीं है, मुझे फेडरल सिक्योरिटी फोर्स सिविलियन फोर्स बनाई. और सिविलियन फोर्स एग्जैक्टली क्या करेगी, इन सारी पावर, इन सारी चीजों को देखेगी. अब इस फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का अगेन गलत इस्तेमाल किया गया. कैसे कि 1975 के अंदर फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को बहुत ज्यादा पावर्स दे देंगे किया, जैसे कि अगेन आपके पास विदाउट द वारंट वो अरेस्ट कर सकते हैं एंड दे हैड द एबिलिटी टू रिफ्यूज द बेल टू दोज इट अरेस्टेड. ठीक है, कि विदाउट बेल, अगर बेल है भी तब भी वो एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं. नाउ आपके पास क्या चीज है, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स वाज ऑफन यूज्ड टू ब्रेक अप द ऑपोजिशन रैलीज या फिर अगेन पॉलिटिकल राइवल्स जो थे उनको अगेन एलिमिनेट करवाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ड्यू टू द फेडरल सिक्योरिटी और थ्रू द फेडरल सिक्योरिटी फोर्स. एंड अगेन ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अगेन ही वाज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को यूज़ करते हुए क्या चीज़ की, कि अगेन बहुत सारे जो अपने ओपोनेंट्स थे उनको एलिमिनेट करवाया. जो और यही फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का केस बना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर. दैट्स वाई ही वाज हैंग्ड इन 1978. ठीक है, उनको 1977 में इसी वजह से अरेस्ट करवाया गया था. नाउ फॉरेन पॉलिसी ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि अगेन सिमला एग्रीमेंट वाज साइन. ठीक है, अगेन वन ऑफ द जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अचीवमेंट क्या थी कि अगेन उन्होंने क्या चीज़ की, वाज ही इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन सनलियारी, कि कहा जाता है, यस कहा जाता है. और अगेन क्या चीज़ है, और इसी यही केस उनके ऊपर, यही केसेस बने थे उनके ऊपर. एंड अगेन कहा भी जाता है, एंड अगेन ही वाज ये इट वाज द राइटफुल थिंग कि क्या चीज़ थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत ज़्यादा अगेन क्या चीज़ हो गए थे, he was he needed for Pakistan People's Party, those person. Was it unjustful है कि अगेन आप किसी को भी ज्यादा पावर दे दो ना, प्राइम मिनिस्टर को दे दो, प्रेसिडेंट को दे दो, बेशक वो जितना मर्जी अच्छा है, ठीक है, बट अगेन रिमेंबर दिस थिंग, पावर किसी को भी आप ज्यादा दे दोगे, रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन वो उसका मिस यूज लास्ट में करेगा. ठीक है, सो अगेन फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का भी मिस यूज किया गया. किसी को एलिमिनेट करवाना तो अच्छी बात नहीं है ना, कि अगेन आपके पास फोर्स आ गई है, ठीक है, आपके पास पावर आ गई है तो आप एलिमिनेट करवा दोगे, नहीं ऐसा नहीं होता. सो देयरफॉर दैट्स व्हाट हैपेंड. सो अगेन देयरफॉर सिमला एग्रीमेंट. नाउ से दिस थिंग फॉरेन पॉलिसी हम पढ़ते हैं कि सिमला एग्रीमेंट क्या था, कि जब 1971 की वॉर हुई 1972 के अंदर, अब 1971 के अंदर 93,000 पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया गया. अब इन प्रिजनर ऑफ वॉर्स को वापस बुलाने के लिए, इनको वापस लेने के लिए क्या चीज़ की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंडिया के साथ आपके पास क्या चीज़ साइन की, सिमला एग्रीमेंट साइन किया. 93,000 सोल्जर्स वापस आए. एंड अगेन इन रिटर्न पाकिस्तान ने क्या दिया, कि अगेन पाकिस्तान ने कहा कि जो कश्मीर इशू है वो इंडिया और पाकिस्तान आपस में बैठकर क्या करेगा, सॉल्व करेगा, वो यूनाइटेड नेशंस को दरमियान में नहीं लाएगा. दैट वाज द वर्स्ट थिंग जो पाकिस्तान कर सकता था, लेकिन अगेन पाकिस्तान के पास उस वक्त कोई चॉइस नहीं थी. सो देयरफॉर दिस हैपेंड. नाउ टू फॉलो द इंडिपेंडेंट, सो दिस वाज द सिमला एग्रीमेंट कि अगेन वो लोग सोल्जर्स वापस आए और लोगों ने बहुत प्रेज किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि अगेन वो 93,000 सोल्जर्स को पाकिस्तान वापस ले आए हैं. नाउ अब आपके पास क्या चीज़ थी, टू फॉलो द इंडिपेंडेंट पॉलिसी, क्या चीज़ की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूएसए के अगेंस्ट थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वेस्ट के अगेंस्ट थे. सो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया, सीटो और सेंटो को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया. अब जब 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन की बात हुई, जब इंडिया ने टेस्ट किया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि अगेन पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएगा. सो यूएसए ने कहा नहीं, पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बना सकता. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जो पार्टनरशिप थी वो यूएसए से ब्रेक कर दी और चाइना के साथ स्टार्ट कर दी, और फाइनेंशियल एड और मिलिट्री एड लेना शुरू कर दी चाइना से. सो अगेन उन्होंने 1972 के अंदर विजिट भी किया चाइना के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो पिछले लोन्स और ग्रांट्स थे वो सारे एग्जैक्टली माफ कर दिए गए, जो लोन्स थे वो ग्रांट्स में चेंज कर दिए गए एंड मिलिट्री एड दी गई. नाउ देयरफॉर अब आपके पास क्या चीज़ है, 1972 के अंदर सोवियत यूनियन में भी विजिट किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और फ्रेंडली टाइज बनाए सोवियत यूनियन के साथ, यूएसएसआर के साथ, रशिया के साथ.
सो पाकिस्तान का अब आपके पास जो एम है वो कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, यूएसए से शिफ्ट हो रहा है, या फिर अगेन आपके पास यूरोपियन कंट्री से शिफ्ट हो रहा है, किसकी तरफ आपके पास, इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द कम्युनिस्ट ब्लॉक जो आपका सोवियत यूनियन है या फिर चाइना था. सो देयरफॉर ऐसे हुआ. नाउ जुल्फिकार अली भुट्टो फॉलोड द इस्लामिक फॉरेन पॉलिसी एज वेल. उन्होंने एडवोकेट किया इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान को अरब नेशंस के अंदर, जैसे 1973 के जो अरब इसराइली वॉर थे उसमें जो अरब्स थे उनको सपोर्ट किया पाकिस्तान ने. उन्होंने सेकेंड OIC मीटिंग करवाई लाहौर के अंदर 1974 के अंदर. 37 मुस्लिम कंट्रीज ने अटेंड की OIC 1974 में पाकिस्तान के अंदर. देयरफॉर एज अ रिजल्ट मैनी वेल्दी मुस्लिम कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, UAE, उन्होंने पाकिस्तान को एड दी एंड पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन इससे इंप्रूव हुई. सो देयरफॉर नाउ फिर उसके बाद अगेन जुल्फिकार अली भुट्टो का ऑफ कोर्स रूल एंड हुआ. जुल्फिकार अली भुट्टो का रूल एंड क्यों हो रहा है, इकोनॉमिक और सोशल फेलियर्स जितने भी अभी तक हमने बातें की हैं, जो इकोनॉमिक और जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जितने भी आपके पास फेलियर्स हैं, all of those failures became the reason for the end of the जुल्फिकार अली भुट्टो's rule. ठीक है, जैसे इकोनॉमिक और सोशल, अब इकोनॉमिक के सारे पॉइंट्स और सोशल के सारे पॉइंट्स के नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो आप एग्जैक्टली लिंकेजेस यहाँ पे लिख सकते हो कि दैट्स वाई जुल्फिकार अली भुट्टो का रूल क्या हुआ, एंड हुआ. नाउ पॉलिटिकल अनपॉपुलैरिटी या अथॉरिटेरियन बिहेवियर क्या था कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का गलत इस्तेमाल किया गया. और अगेन फेडरल सिक्योरिटी फोर्स में जुल्फिकार अली भुट्टो थॉट हिमसेल्फ कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, हालांकि ऐसा नहीं था. सो जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या चीज़ की, इस फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को यूज़ किया ताकि जो आपके पास जो पॉलिटिकल आपके पास एनिमीज थे उनको एलिमिनेट करवाया, उनको किल करवाया थ्रू द फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, और यही केसेस बने और यही उनकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज या डिक्लाइन की वजह बनी. सो देयरफॉर द सेकंड रीजन वाज पॉलिटिकल अनपॉपुलैरिटी एंड अथॉरिटेरियन बिहेवियर. देन 1977 के इलेक्शंस होते हैं और 1977 के इलेक्शंस के अंदर रिमेंबर दिस थिंग 9 ऑपोजिशन पार्टीज फॉर्म होती हैं अगेंस्ट द जुल्फिकार अली भुट्टो, और अगेन जिसको उन्होंने पाकिस्तान नेशनल अलायंस कहते थे. पाकिस्तान नेशनल अलायंस में क्या चीज़ की गई कि अगेन डिस्पाइट PNA's large rallies the election result showed the clear victory for the Bhutto's party, जिन्होंने 155 आउट ऑफ 200 नेशनल सीट्स जीती और PNA ने कितनी जीती, सिर्फ 36. PNA ने कहा कि अगेन इलेक्शंस क्या हैं, रिग्ड हैं. Therefore they demanded the new elections और उन्होंने मैसिव कंट्री वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया. जब मैसिव वाइड आपके पास प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ने लोगों को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया. जब ये सिविल डिसओबीडियंस एक मूवमेंट बन गई या सिविल एक आपके पास मूवमेंट बन गई, देयरफॉर क्या चीज़ की, जनरल ज़िया-उल हक ने ये देखा कि अगेन ये आपके पास क्या हो गया, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है. देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू. जनरल ज़िया-उल हक ने मिलिट्री कू लगा दिया, फिर मिलिट्री मार्शल लॉ लगाया. देयरफॉर अगेन जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट करवा लिया गया 1977 के अंदर और जनरल ज़िया-उल हक केम इनटू पावर. लास्टली अगेन ब्रेक डाउन ऑफ द लॉ इन ऑर्डर या फिर ऑपरेशन व्हील जैम जिसको हम कहते हैं. ऑपरेशन व्हील जैम आपके पास क्या था कि जिसके अंदर आपके पास जो गवर्नमेंट हैड लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द कंट्री आफ्टर द डिस्प्यूट ऑफ द 1977 के इलेक्शंस, और PNA ने मैसिव जो आपके पास प्रोटेस्ट थे वो स्टार्ट कर दिए थे. देयरफॉर आपके पास पुलिस और भुट्टो की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स वाज अनएबल टू कंट्रोल द ग्रोइंग क्योस, एंड देयरफॉर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया मेजर सिटीज़ में जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जैसे कराची और लाहौर के अंदर. लेकिन स्टिल जो सिचुएशन थी और ज़्यादा वर्सन हो गई. देयरफॉर क्या चीज़ हुई, नाउ से दिस थिंग, ड्राइवर्स लॉन्च्ड द स्ट्राइक इन कराची नोन एज ऑपरेशन व्हील जैम. This protest paralyzed the city and proved that the even martial law could not stop the public's defiance. So therefore अब आपके पास क्या चीज़ थी, remember this thing, अब एक ही चीज़ हो सकती थी कि मिलिट्री कू लगा दिया जाए. therefore जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऑपरेशन फेयर एंड प्ले स्टार्ट किया, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. कि ऑपरेशन फेयर एंड प्ले के अंदर क्या किया गया, जनरल ज़िया-उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट किया और जुल्फिकार अली भुट्टो को अगेन उनके ऊपर केसेस बनाए, एंड ऑल्सो कि आपके पास जनरल ज़िया-उल हक बिकेम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. जो आपके पास क्या थे, ही बिकेम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ही इम्पोज मार्शल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसी तरह चलता रहा. लेकिन अगेन आपके पास थर्ड मिलिट्री कू लगा, एंड दिस थर्ड मिलिट्री कू वाज ऑफ जनरल ज़िया-उल हक, जो आपके पास 1977 से लेके 1988 तक चला. दिस वाज द 10 ईयर जो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे. Tell me everyone if you got about this thing or not.